हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आर्टिकल हम एनालाइज करने वाले हैं वो आर्टिकल द हिंदू अगस्त 29 को पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल का टाइटल है नेशनल वेलबीइंग एंड द काउंट दैट मैटर्स। इट इज़ रिटन बाय बॉबी जॉन। डॉक्टर बॉबी जॉन इज एन एडवोकेट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। तो ये आर्टिकल बेसिकली डेटा या पैरामीटर्स की बात करता है जो किसी भी लोगों की और जो सोसाइटी है उसमें वो कैप्चर किया जाता है, वो डेटा पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। और किस तरीके से जो गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है उसमें बहुत सारे जो डेटा में रिकॉर्डिंग सिस्टम में बहुत सारी जो डेटा की सटलिटीज है वो कैप्चर नहीं हो पाती हैं। कहने का मतलब ये है कि a person in his whole life creates many data, many parameters। वो पैरामीटर्स का वो पैरामीटर्स और या वो डेटा सेट की काफ़ी इम्पोर्टेंस है पॉलिसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वो जो डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें वो डेटा जो कई सटल डेटा है वो कैप्चर नहीं हो पा रहे। और जो भी वैल्यूएबल डेटा जो हम कैप्चर करते हैं उसके बेस पे पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बेसिकली हेल्थ एजुकेशन और इसमें किस तरीके से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टेज पे जो डिफरेंट लाइफ स्टेज है, टाइम लाइन पे डिफरेंट टाइम स्टेंसेस हैं, उसमें जो डेटा जो जनरेट हो रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आर्टिकल इसके बारे में डिस्कस करता है। तो we are discussing about those data, those parameters that are valuable in terms of health, in terms of education. So what is valuable is measured frequently at different life stage and at disaggregated level, like birth weight, the height and weight of children when they enter school, school completion rate, age, height and weight of the first time pregnant woman, and number of women in the formal workforce who are on a par with men in terms of earning. So we see that data helps timely disaggregated multidimensional data helps immensely in ensuring collective well-being, physical, mental and social needs. We need to capture data and parameter with a whole of life and whole of society approach. So here basically डेटा और डेटा कैप्चरिंग के स्टेज, उसको किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल डेटा कैप्चर करना चाहिए जो कि पर्सन की होल ऑफ लाइफ या होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हमें डेटा गैदरिंग का काम करना चाहिए। सो if we see those parameters which are relevant for health and particularly related to pregnancy, तो ऑथर कहते हैं कि डेटा अबाउट पोर्शन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन। तो हमारे पास में ऐसे डेटा की कमी है जो बताए कि ऐसी कितनी प्रेगनेंसीज हैं, पोर्शन ऑफ प्रेगनेंसीज विच हैपेंड विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन। उसके बाद हम आर्टिकल ये कहता है कि डेटा अबाउट इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट ऑफ रिग्रेटफुल एंड एंजाइटी लोडेड प्रेगनेंसी। इन केस अगर कोई प्रेगनेंसी अनवांटेड है तो वो जो
प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान जो एक रिग्रेटफुल या एंजाइटी फील्ड जो प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा, उससे जो बच्चे के ऊपर में जो प्रभाव पड़ेगा और उसका किस तरीके से इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में भी हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। Data about stillbirth number is not easily and accurately available. Similarly, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं या स्टिल बर्थ नंबर जो हैं, किस तरीके से कंट्री में उनकी तादाद क्या है, उसके बारे में भी हमें एक्यूरेट या इजीली अवेलेबल डेटा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके पीछे रीजन क्या है और वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पर कैप्चर की जा सकती है, तो उसके बारे में आर्टिकल कहता है कि अंडर एज मैरिज, लड़कियों की कम उम्र में शादी होना या अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट, उनका स्कूल जल्दी छोड़ देना, और स्कूल में जो फैसिलिटी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी या सैनिटरी पैड फॉर गर्ल्स या जेंडर सेंसिटाइजेशन अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, नोशन ऑफ कंसेंट, बेसिक ऑफ कंट्रासेप्शंस, और एक ये सारी जो चीज़ें स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन होता है और उसके ना होने की वजह से हम देखते हैं कि अंडर एज मैरिज है, विदाउट कंसेंट प्रेगनेंसी है, तो इस तरीके के इसके इम्पैक्ट है। इसके साथ ही जो एक फुली फंक्शनल हेल्थ केयर सिस्टम है, या अगर वो वांटेड प्रेगनेंसी है तो या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो टू एंटिसिपेट कि इस प्रेगनेंसी में किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन सेफ डिलीवरी रिलेटेड फैसिलिटी। तो हम ये देखते हैं कि जो चाइल्ड बर्थ जो हो रही है भारत में, वो मल्टी डायमेंशनल उसके रीजन है, और ये चीज़ें हम को कई लेवल पे हमको डेटा कैप्चर करने से हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे कि अगर कोई स्टिल बर्थ केसेस हम देखते हैं, तो उसके पीछे अंडर एज मैरिज हो सकती है, उसके पीछे प्रेगनेंसी में एक जो तनाव की स्थिति है, अगर वो अनवांटेड या विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन अगर वो प्रेगनेंसी है। लड़कियों की शादी इसलिए जल्दी होती है क्योंकि स्कूल से ड्रॉप आउट होता है। स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज वहाँ पर उस तरीके से सेफ्टी, स्कूल के सेफ्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या फिर उनको एजुकेशन, बॉयज़ एंड गर्ल्स में वो एजुकेशन नहीं दिया गया है। सिमिलरली लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कंट्रासेप्शन। सो हम देखते हैं कि कोई जो एक एंड रिजल्ट अगर हम स्टिल बर्थ को देखें, तो उसके कारण में बहुत सारे फैक्टर प्ले कर रहे हैं, और जो हमारा डेटा है इन सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर रहा है। दीज आर द सटलिटीज which we fail to capture. What we are capturing, suppose in case we are capturing how many stillbirth are happening in India in a year, लेकिन उस स्टिल बर्थ के पीछे के जो रीजन है, जो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, आपस में वो इंटर रिलेटेड रहते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इट फेल्स टू कैप्चर दोज subtleties, those multi-dimensional causes. अब इसी लाइन में अगर हम देखें तो जो एवरेज बर्थ वेट है, that also tells a lot. और अगर हम एवरेज बर्थ वेट को डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रैक करें, तो हमें वो जो पॉपुलेशन है, पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी फूड सिक्योरिटी, वहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम का क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ों का एक तरीके से वो हमें इनडायरेक्टली तौर पे वो चीज़ों के बारे में बताता है। दीज थिंग्स जो बर्थ वेट जो डेटा है, इट इज ए प्रॉक्सी फॉर फूड सिक्योरिटी, स्टेटस ऑफ वुमेन और डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अगर हम
बर्थ डेटा का मूविंग एवरेज या ये डेटा अगर हम लोगों तक और गवर्नमेंट तक लाइव डेटा अगर हम शो करें तो हमें पता चल सकता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर रीजन में सिचुएशन है अबाउट फूड, अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर. दिस इज रिलेटेड टू बर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड. सिमिलरली दूसरा एक जो मेजरमेंट फैक्टर हो सकता है जो कि 5 ईयर्स एज में हाइट वेट क्या है बच्चे का. सो लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मदर ब्रेस्ट मिल्क, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चे को उसके जन्म के बाद नहीं देते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बच्चे का जो 5 ईयर्स एज में जो एक आइडियल जो हाइट और वेट का जो प्रपोर्शन होना चाहिए वो नहीं होता है. तो ये जो लैक ऑफ हाइट वेट प्रपोर्शन है और जो चाइल्ड वेट है, चाइल्ड का जो बर्थ वेट है, ये दोनों डेटा को हम कोरिलेट कर सकते हैं. सो कोरिलेशन ऑफ बर्थ वेट एंड 5 ईयर हाइट वेट रेशियो will reflect the physical and cognitive nurture of human capital that the country can bank on for its future. So बर्थ के समय जो बच्चे का वेट था और आफ्टर 5 ईयर्स उसका हाइट और वेट का जो प्रपोर्शन है, ये दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टूल हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे का किस तरीके से फिजिकल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है. क्योंकि यही बच्चे बेसिकली कंट्री के ह्यूमन कैपिटल है जिसके ऊपर में कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है. तो हम देखते हैं कि बर्थ वेट या स्टिल जो बर्थ है उसके पीछे कितने सारे वेरियस रीजन्स, वेरियस फैक्टर्स काम कर रहे हैं और ये सारी सटलिटीज हैं जो कि डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम में कैप्चर नहीं होती हैं. सो इफ वी कैप्चर हाइट वेट रेशियो एंड बर्थ वेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो इन दोनों चीज़ों का कोरिलेशन हमें ये बताएगा कि वाइल प्रेगनेंसी किस तरीके की प्रॉब्लम महिला ने फेस की और आफ्टर बर्थ बच्चे का किस तरीके से मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट हुआ. और ये दोनों वेरिएबल हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल का नर्चर कंट्री में हो रहा है. So this is the part related to health and particularly pregnancy. Similarly अगर हम एजुकेशन साइड में चाहें तो हम देखते हैं कि स्कूलिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो स्कूलिंग इज ए सोशियो इकोनॉमिक एंड जेंडर पारिटी स्प्रिंग बोर्ड. सो स्कूलिंग एक जेंडर पारिटी, क्योंकि बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, सभी इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो एक तरीके से वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको स्कूलिंग या इंस्टीट्यूशन स्कूल प्रोवाइड कराता है. और अगर उस स्कूल में प्रोविजन ऑफ सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट, सैनिटरी पैड्स फॉर गर्ल्स, टीचिंग बायोलॉजी, जेंडर डिफरेंसेस एंड सेंसिटाइजेशन, प्रोटीन रिच मिड डे मील, डीवर्मिंग, बाइसाइकिल फॉर गर्ल. सो हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पे किस तरीके से मोड ऑफ टीचिंग है, किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स में उसको लेके जेंडर डिफरेंस को लेके या सेंसिटाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट कैसे पढ़ाए जाते हैं, उन्हें किस तरीके से मिड डे मील, प्रोटीन रिच डाइट या डीवॉर्मिंग या गर्ल चाइल्ड को बाइसाइकिल की फैसिलिटी. सो हम देखते हैं कि इन सारी जो स्कूलिंग के दौरान जो ये एक्टिविटी हैं
जो भी हमारे डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम में फुली कैप्चर नहीं होती हैं, उसका भी इम्पैक्ट किस तरीके से हेल्थ और प्रेगनेंसी में पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर वीकनेस है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। सो और स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं तो हम देखते हैं कि वो दैट बिकम ए रीजन फॉर अंडर एज मैरिज, और अंडर एज मैरिज होने से हम देखते हैं कि स्टिल बर्थ की नंबर्स बढ़ते हैं, और अगेन वो इकोनॉमिक स्टेटस या उनकी जो आर्थिक स्थिति है एजुकेशन को लेके, वो एक विक्सियस साइकिल चलते रहता है। तो इस स्कूलिंग के एरिया पे किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और स्कूलिंग किस तरीके से हेल्थ और प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर रहा है, ये लिंकेज हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम स्कूलिंग के एरिया पे काम करते हैं तो वो ड्रॉप आउट रिड्यूस करता है लड़कियों का, मोस्टली उनकी एजुकेशन बढ़ाता है, और इन सारी वजह से हम देखते हैं कि मैरिज डिले होती है, और बीइंग एजुकेटेड वुमेन टेक डिसीजन अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो इन्फॉर्म्ड विथ कंसेंट प्रेगनेंसीज होती हैं। वो चीज़ें किस तरीके से आपकी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को कम करती हैं, और कैसे वो न्यूनेटल या अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट को इम्प्रूव करती हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ, प्रेगनेंसी, ये आपस में इंटरलिंक सब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से स्कूलिंग अफेक्ट करती है हेल्थ को, प्रेगनेंसी को, और किस तरीके से स्कूल के अंदर के जो फैसिलिटी है, इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, मोड ऑफ टीचिंग है, वो स्कूलिंग में को इम्प्रूव करती है, रिड्यूस ड्रॉप आउट करती है। तो हमको यहाँ पर जो मल्टी डायमेंशनल मल्टीपल वेरिएबल जो इस पूरे दोनों सेक्टर में काम कर रहा है, उसको समझना, उनके रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि ये जो एजुकेशन है थ्रू स्कूलिंग या फिर हायर एजुकेशन आपकी किस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाती है, और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में के बाद जो लोग एम्प्लॉय होते हैं तो उस समय जो वर्क एनवायरनमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से उनको अफेक्ट करती है, और इन केस अगर वो लैक ऑफ एजुकेशन है या उनमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो वो किस तरीके से अगेन डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देता है, which again affect the health and schooling of the children. So एक कॉम्प्लेक्स इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि डिफरेंट सेक्टर आपस में कॉम्प्लेक्स वे में कनेक्टेड है। उसके लिए ऑथर का कहना है कि जो अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लेके आई है, उससे होपफुली इन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस गवर्नमेंट का जाएगा और स्थिति will improve for betterment. This concludes the analysis of today's article. I hope this analysis will help you to improve your understanding. Thank you.